बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। क्या हाल है? हम लोग पीरियोडिक टेबल का आज तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। एक होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और दूसरा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान देना, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग किए थे आयनाइजेशन एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दोनों और आयनाइजेशन एनर्जी तीनों मिलकर हम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। देखो, एफिनिटी वर्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन, लव। दूसरे वर्ड में इसको लव, प्यार, मोहब्बत कह सकते हो। ठीक है, तो जब कभी भी किसी भी एटम में हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है, जब कभी भी किसी भी एटम में हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन को ऐड होने की वजह से एनर्जी या एमिट हो या एब्जॉर्ब हो, ठीक है, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दूसरा नाम हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसे कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन याद रखिएगा, द एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, जनरली गैसियस एटम यहाँ पर बोलने की हम लोग इसलिए बात करते हैं कि नॉन मेटल कैरेक्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। मेटल में तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर नहीं सकते हैं, तो नॉन मेटल में हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नॉन मेटल का जो क्वालिटी है वो गैस के फॉर्म में रहता है, इसीलिए हम लोग ये वाला वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गैसियस आइटम के लिए। अब देखो, यहाँ पर एनर्जी एमिट भी हो रहा है, ऑब्जर्व भी हो रहा था। कब इमिट होगा, कब ऑब्जर्व होगा, उसी पर चर्चा करना है। ठीक, अब जैसे मिसाल के तौर पर मान लो कि कोई एलिमेंट है, फॉर एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट एक्स है और इसमें हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब देखो, जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का पावर -1 और प्लस एनर्जी, मतलब यह हीट रिलीज करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में सिस्टम हीट को रिलीज करे। अगर हम मान लेते हैं कि ये सिस्टम है, ठीक है, ये अगर सिस्टम है और इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एटम इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि हीट रिलीज होता है। हीट क्या होता है? रिलीज होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें याद रखना, हीट और हीट क्या है? यह एनर्जी का फॉर्म है। हीट एमिट इन दिस प्रोसेस। हीट के बारे में याद रखना कि हीट कैसा है, तो हीट को कहते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एक एनर्जी का फॉर्म है। तो यह फर्स्ट स्टेप में होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब मान लो कि हमको इसी में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, जैसे x माइनस है और एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, तो अब कितना हो जाएगा? तो x2 माइनस होगा। ठीक है, x2 माइनस। तो अब यह ऐड कब होगा? जब हम लोग इसको एनर्जी देंगे तब। एनर्जी देंगे तो ऐड होगा, एनर्जी नहीं देंगे तो ऐड नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि हमको एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी या हीट हम लोगों को देना पड़ेगा, तब यह बन जाएगा x2 माइनस। अब इस बार सिस्टम को हम लोग हीट दे रहे हैं, तो यह कैसा प्रोसेस होगा? इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और इंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो यह जो प्रोसेस होगा वो हो जाएगा इंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें हो जाएगा हीट ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हीट क्या होगा? ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो अब देखो, फर्स्ट
इलेक्ट्रॉन जब हम लोग ऐड किए थे, फर्स्ट स्टेप जब हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो एक्सोथर्मिक हो रहा था, सेकेंड हम ऐड किए तो इंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा था। समझ गए? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में आप याद रखिएगा, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वहां पर एनर्जी एमिट करेगा या ऑब्जर्व होगा, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। इट इज डिनोटेड बाय ई ए। ठीक है ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? ई ए से। ठीक, अब देखो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, उस पर चर्चा करना है। इसमें तुमको दो बात पर ध्यान से रखना है। एक कि अगर पहला किसी भी एटम में, जैसे ऑक्सीजन है, एक देखो एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे अगर हम लोग ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, ऑक्सीजन है गैसियस फॉर्म में है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा O पर माइनस। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, एनर्जी या हीट रिलीज हो रहा है। फिर इसी O माइनस को अगर लाते हैं तो यहाँ पर फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा। अब एनर्जी देंगे तब जाके ये O2 नेगेटिव गैसेस फॉर्म में एक स्टेबल बनेगा। ठीक, अब देखो पीरियोडिक टेबल में हम लोग इसको देख लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम में कैसे इसका काम करता है। ठीक है ना, तब देखो यहाँ पर ये है हम लोग का पीरियोडिक टेबल, ये हम लोगों का पीरियोडिक टेबल है। इधर हम लोग लेफ्ट टू राइट, इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, इंक्रीजेस, लेकिन ध्यान देना नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, नॉट ऑलवेज, ये पहला पॉइंट है। और फिर जब ऊपर से नीचे आइएगा तो यहां पर डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस, बट नॉट ऑलवेज, यहां भी क्या हो जाएगा, हमेशा नहीं। ध्यान देना है, यह रेगुलर वे में नहीं होता है, एक्सेप्शनल आएगा इसमें, उसको हम लोग देखते हैं। सवाल यह है कि जब सबसे राइट पोजीशन में अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, राइट पोजीशन में अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल के देखते हैं तो इनर्ट गैस होता है। क्या होता है, देखो यहाँ पर अब राइट साइड में इनर्ट गैस है, जैसे हीलियम नियोन आर्गन है। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन तो ऐड कर नहीं सकते हो, तो इसका चर्चा नहीं करेंगे। तो अब राइट पोजीशन में जो टॉप पर है फ्लोरीन है और इधर फ्रांसियम है। याद रखना कि अगर हम लोग बोले जैसे राइट टू लेफ्ट, बाएं से अगर आप दाहिने की तरफ जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्लोरीन का होगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, किससे, फ्लोरीन से, ये पहला बात। अगर हम लोग मिनिमम की बात करेंगे तो सीजियम या फ्रांसियम को लेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो क्लोरीन होगा, और लोएस्ट वैल्यू जो होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो सीजियम या फ्रांसियम होगा। याद रखना, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, अब देखो तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये हो जाएगा क्लोरीन का। और लोएस्ट वैल्यू की बात करेंगे तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यह या तो आप सीजियम ले सकते हो या फ्रांसियम। ठीक है, देखो इसके बाद जैसे आप इसमें पूछ सकते हो कि राइट साइड के टॉप पोजीशन पर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए, तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो, नोट द इलेक्ट्रॉन affinity of chlorine is greater than
greater than fluorine. This is due to the size of chlorine is greater than the size of fluorine. So electronic density of chlorine is less than fluorine. So electron easily added in chlorine. So high electron affinity value. ठीक है, अब देखो जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन के साइज की चर्चा करेंगे तो ये मान लो कि फ्लोरीन है, ठीक है, तो इसमें 2 ऑर्बिट है, और फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लोरीन है तो इसके पास ऑर्बिट ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है, तो साइज ज्यादा होगा। अब जिसका साइज ज्यादा होगा, अब नीचे जाने के बाद और भी इसका साइज बढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि नीचे तक इंक्रीज करेगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस केस में फ्लोरीन एक हाइड्रोजन के साइज के बराबर होता है, बहुत छोटा साइज होता है। इसी की वजह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। कम जगह में 9 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ बहुत ज्यादा जगह में 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा, लेकिन इसमें आसानी से ऐड नहीं होगा। तो इसीलिए याद रखना हमेशा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है किससे, फ्लोरीन से। अगर इसके आधार पर हम लोग देखते हैं तो कह सकते हैं, देखो इसको ध्यान में रखना, अब देखो तो इसके आधार पर हम लोग और कह सकते हैं जैसे कि on this basis जैसे AN वैल्यू जो होगा EA वैल्यू तो क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन से, तो उसी तरह से हो जाएगा सल्फर का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, फिर फास्फोरस का ज्यादा होगा किससे, नाइट्रोजन से, और फिर उसके बाद सिलिकॉन का ज्यादा होगा कार्बन से। इसको याद रखना, सिलिकॉन का ज्यादा होगा कार्बन से। यही 4 एक्सेप्शनल है, बाकी सब आपका कहीं नहीं है। जैसे मान लो कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फॉलोइंग, जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट दे रहा है फॉलोइंग, जैसे मान लो कि कार्बन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है और नाइट्रोजन है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो ये चारों एलिमेंट है तो कैसे अरेंजमेंट होगा, कार्बन के बाद होता है नाइट्रोजन, और इसके नीचे वाला पीरियड में हो जाएगा सिलिकॉन, और ये हो जाएगा फास्फोरस। तो आपको पता है कि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है किससे, सेकंड पीरियड एलिमेंट से, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर अगर हम लोग लिखते हैं तो सबसे ज्यादा हो जाएगा फास्फोरस का, अब फास्फोरस के बाद होगा नाइट्रोजन के बाद होगा सल्फर, और सल्फर से ज्यादा होगा कार्बन का। ये इसका सही ऑर्डर है, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होता है, तो उसके लिए याद रखना, इसको नोट कर लो, ठीक। अब देखो, अब है नोट द एलिमेंट which have a stable electronic configuration, then the value of EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0, ठीक है ना, उसमें
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। जैसे एग्जांपल के लिए देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत आसान है, आसानी से आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ दे रहा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो इसको जब भी हम लोग बनाएंगे ना तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेंगे। कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा, और इसका 2p3 हो जाएगा, और इसका 2p4 हो जाएगा, और इसका 2p5 हो जाएगा। ठीक, याद रखना। अब इस तीनों में से अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो आपको पता है कि जो फुल फील्ड होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर जिसका फुल फील्ड होता है उसका सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फुल फील्ड वाला। फुल फील्ड के बाद होता है हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड के बाद होता है पार्शियल फील्ड। याद रखना, पार्शियल फील्ड का सबसे कम होता है। तो इसमें जो नाइट्रोजन एलिमेंट है यह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो जब यह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना होगा 0 होगा। ठीक, एक बात और, अगर किसी एलिमेंट में से, इसको भी नोट कर लो, देखो अब देखो यहां पर ध्यान देना कि अगर कभी भी आपसे आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को मिला के एक साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान देना। देखो आयनाइजेशन एनर्जी कैसा प्रोसेस है, तो यह इंडोथर्मिक प्रोसेस है। आयनाइजेशन एनर्जी इंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। अगर ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो यह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब एक बात बताओ, जिसे एक हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि आई वैल्यू ऑफ सोडियम, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको यूज करना है तो कितना हो जाएगा +5.1 किलो जूल अगर हम लोग मानते हैं। तो इसी सोडियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो हमको इतना एनर्जी देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि फिर हम Na+ में वही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो हमको एनर्जी जो निकलेगा वो कितना होगा -5.1। तो ये हो जाएगा EA वैल्यू ऑफ Na+, तो यह हो जाएगा -5.1 किलो जूल। ये बात को आप याद रखिएगा, ठीक है, कि सिर्फ आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में साइन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसे कहते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का सिंपल सा डेफिनेशन है, याद रखना, जब कभी भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है तो एक बॉन्ड बनने में, कभी भी सिंगल बॉन्ड बनने में, याद रखना सिंगल बॉन्ड को बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यूज होता है तो कोई 2 एटम्स, जैसे A बॉन्ड B है, ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि जो राइट साइड में होता है, राइट साइड में उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, मतलब यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और ये जो होगा यह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय EN। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग देखें A बॉन्ड भी है तो पार्शियल चार्ज ट्रांसफर की बात करेंगे तो A बॉन्ड भी, इस पर डेल नेगेटिव आएगा और इस पर डेल पॉजिटिव आएगा।
ठीक है। तो बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बार कहाँ शिफ्ट हो गया, ए से बी के तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ इसी अट्रैक्शन को, ठीक है, या आप कह सकते हो ए के तरफ से बोलोगे तो ट्रांसफर ऑफ बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बी, बी की ओर अपना दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। और ये बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा होगा, शेयर से बनेगा। तो इसी अट्रैक्शन को आप बोल सकते हो क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर मान लो कि ए और डबल बॉन्ड बी है, तो अगर हम एक बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको पता है कि ई एन ऑफ ए जो होगा या लेस देन होगा ई एन ऑफ बी का, ई एन ऑफ ए इज लेस देन होगा ई एन ऑफ बी का। तो ए और बी के बीच में एक बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ए पर क्या चार्ज डेवलप होगा, तो यहाँ जो चार्ज डेवलप होगा वो चार्ज होगा पॉजिटिव, और यहाँ जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा निगेटिव। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ठीक, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे कि ए और ट्रिपल बॉन्ड बी है, अगर हम यहाँ पर दो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए पर दो पॉजिटिव चार्ज और बी पर दो नेगेटिव चार्ज। आप ध्यान देना यहाँ भी ई एन ऑफ ए जो होगा वो लेस देन होगा ई एन ऑफ बी से। आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसे ये हम लोगों का पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब पीरियड लेफ्ट टू राइट, और इसको हम लोग बोलते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो ई एन वैल्यू इधर जाने पर ऑलवेज इंक्रीज होगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, इसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है, ऑलवेज होगा। और इधर आने पर डिक्रीज होगा, ऑलवेज डिक्रीजेस, ऑलवेज हमेशा डिक्रीज होगा। ठीक है, याद रखना। तो अगर हम बात करते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो टॉप पोजीशन में कौन सा है, फ्लोरीन। इनर्ट गैस का छोड़ देना, उसका चर्चा ही मत करना, सिर्फ आयनाइजेशन में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसमें 0 होता है क्योंकि वो बहुत स्टेबल है। उसके बाद अगर लोएस्ट वैल्यू की बात करेंगे, लोएस्ट वैल्यू ऑफ ई एन, तो ये हो जाएगा सीजियम या फ्रांसियम। ठीक है, इस बात को याद रखना। उसके अलावा कुछ एलिमेंट का आपको वैल्यू याद रखना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, ताकि आपको उसको यूज करना है केमिकल बॉन्डिंग वगैरह चैप्टर में, बहुत अच्छे से उसको यूज करना है। तो देखो, जैसे यहाँ पर कौन सा है, हाइड्रोजन होता है, यहाँ लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद बोरोन है, बोरोन के बाद कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, नीचे में क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इतने एलिमेंट का ईएन वैल्यू आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको याद रखना है। तो इसका 2.1 होता है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो होता है ये 4.0 होता है, इसका 3.5 होता है, यहाँ 3.0 होगा, और यहाँ 2.5 होता है, यहाँ 2.0, यहाँ 1.5 और यहाँ 1.0 होगा। फिर इसको देखिएगा तो ये 3.0 होता है और ये 2.8 होता है। किसी किताब में 2.8 है, किसी किताब में 2.9 है। आप 2.8 इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, याद रखिएगा। और इसका होता है 2.5। इसके बाद एक एस्टेटिन एलिमेंट है जिसका 2.1 होता है। ठीक है, तो इतना वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको याद रखना है, जिससे कोई भी सवाल आपको आसानी से बन जाएगा। अब जैसे मान लो कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इसको अगर हमको ऑर्डर में सजाना है, ऑर्डर ऑफ ई एन, तो क्या हो जाएगा, आपको इसमें एक्सेप्शनल है नहीं, कोई भी साइट वैसा नहीं है जहां एक्सेप्शनल दिखाई दे। तो राइट साइड से पकड़ लीजिए, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और कार्बन का। केमिकल बॉन्डिंग में हमको इस वैल्यू का बहुत यूज है, इसलिए आप इसको जरूर प्रिपेयर करके रखिएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हम लोग कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये टॉपिक से अगर डायरेक्ट भी सवाल रहेगा तो
पीरियोडिक टेबल का 3 टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हम लोगों का हर चैप्टर में लगभग यूज है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका आखिरी लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग ब्लॉक का एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे, बाकी ब्लॉक का ब्लॉक वाले चैप्टर में करेंगे। थैंक यू।